हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे इस सिलेक्शन अड्डा चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को हमारे इस सीरीज का पता है कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तीनों को डिवाइड कर लिया था पार्ट्स में। सबको याद है? ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप वो वाली क्लास देख सकते हैं। ठीक है, अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। आप कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, मैं अभी तक ये समझ रहा हूँ कि आप सभी को ये यहाँ तक का सब क्लियर हो चुका है। आपको इतिहास का अर्थ समझ में आ गया है, समय और कालखंड कालक्रम का विज्ञान समझ में आ गया, क्रोनोलॉजी समझ में आ गई आपको, इतिहास का काल विभाजन समझ में आ गया तीन में। फिर हमको आपको प्रागैतिहासिक काल की समझ में आ गया, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत। ठीक है, कि हमें ये इतिहास का मिला कहाँ से, क्या मिला है हमें। ठीक है, एक समझ लेंगे क्योंकि जब हम पढ़ते रहेंगे तब मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगी इस काल में हमें ये मिला है ना, वो खुद ही हमारी बोलचाल आम भाषा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखो, इतिहास के दो टाइप्स मिले हमें। क्या क्या? एक तो पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य। ओके, चलिए देखिए, इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक साक्ष्य सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक और उत्खनन से प्राप्त अवशेष शामिल है। ओके, यूपीएससी के दृष्टिकोण से अभिलेखों का अध्ययन, जिसे पुरालेख शास्त्र कहते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पत्थर और धातु पर लिखे होने के कारण अधिक प्रमाणित होते हैं। ओके, उदाहरण के तौर पर एग्जांपल भी लेते हैं हम इसका, कि अशोक के अभिलेख, जिसे हम उनके धम्म और प्रशासनिक नीतियों की जानकारी मिलती है। समझ रहे हैं आप? इसी प्रकार मुद्रा शास्त्र के माध्यम से हम तत्कालीन आर्थिक स्थिति और साम्राज्य की सीमाओं का सटीक अनुमान लगा पाते हैं। ये भौतिक साक्ष्य हमें उन कालखंडों के बारे में बताते हैं जिनका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हमने उसको उसकी खुदाई में हमें पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। वहां पे 90 डिग्री में आपकी सारे घर बने हुए थे। जो आपकी ये नालियां वगैरह होती हैं वो 90 डिग्री के एंगल में जा रही थी सब, है ना। वो हमें उत्खनन से प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसे उत्खनन से प्राप्त अवशेष। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आपको पुरातात्विक साक्ष्य समझ में आ गया। अभी मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा आज। ठीक है, मैं आपके लिए चार्ट भी लेके आया हूँ। चलिए, इतिहास के स्रोत दूसरा कौन सा है? हमारा साहित्यिक स्रोत। ओके, देखो, इतिहास को जानने का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है साहित्य, यानी लिखा हुआ विवरण। आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ विवरण। चलिए, इससे हमें उस समय के लोगों की सोच, उनके धर्म, उनके रहन सहन का पता चलता है। साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। किस किस में? पहले धार्मिक साहित्य, जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत के साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी आते हैं। ये ग्रंथ बताते हैं कि पुराने समय के समाज कैसा था, लोगों की मान्यता क्या थी। दूसरा है हमारा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिनमें राजनीति, प्रशासन पर लिखी किताबें आती हैं, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र। ओके, इनके अलावा जो विदेशी यात्री बाहर से इंडिया में आए, भारत में आए, जैसे मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, उन्होंने भारत के बारे में जो लिखा वह भी हमारे इतिहास का एक कीमती हिस्सा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। इन सभी लिखित दस्तावेजों को जब हम पुरातात्विक सबूतों के साथ मिलकर देखते हैं, तभी हमें इतिहास की सही और पूरी तस्वीर मिलती है। ठीक है, जितना हमें मिला हमारी वो बुक्स में आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक इनकी, ये मैंने आपको दो बता दिए। हमने दो में डिवाइड करे इतिहास के स्रोत को, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक शास्त्र स्रोत, सॉरी। ठीक है, चलिए अब हम एक, मैं आपको चार्ट समझाता हूं अच्छे से। चलिए देखिए, प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के स्रोत दो में डिवाइड किया हमने, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब हम पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको बताया अभिलेख, स्मारक और भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरे, ये सब हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। ओके,
चलिए अब साहित्य शास्त्र को हमने दो में डिवाइड कर लिया। एक तो हमारा हो गया भारतीय साहित्य और एक हो गया हमारा विदेशी साहित्य, जो हमारे विदेशों से आए यात्रियों ने अपनी बुक्स में लिखा। ठीक है, जैसे कि पहले हम ये पढ़ते हैं विदेशी साहित्य में। सबसे पहले यूनान एवं रोम के लेखक कौन कौन आए? मेगास्थनीज आए, टॉमली, फिर हेरोडोटस, नियाकर्स। ठीक है, फिर चीनी में फाइयान, हेनसांग, फिर अरबी में हमारे एल सुलेमान, एल मसूदी, अल मसूदी सॉरी, फिर इन बतूता, है ना, अल बरूनी। ठीक है, ये सब आए, इन्होंने हमारे इतिहास को बताया अपनी बुक्स के माध्यम से। ठीक है, अब हम आते हैं वापस साहित्य, भारतीय इतिहास में, भारतीय साहित्य में। इसको हमने तीन में डिवाइड कर लिया है। देखिए, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। ठीक है, साहित्यिक को भी हमने दो में डिवाइड करके देखा, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, क्योंकि ब्राह्मण हमारे सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं। ठीक है, शुरू से ही। ठीक है, फिर हमारे बौद्ध साहित्य भी हैं, फिर हमारे जैन साहित्य भी हैं। ठीक है, बौद्ध में हमारे विनय पिटका, फिर अभिधम पिटक, ठीक है, बुद्ध चरित, ऐसे ही हमारे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सब हमारे जैन में आ गए। ब्राह्मण साहित्य में हमारे वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, कौशिककी, गोपद, ओके, आरण्य हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, उपवेद हो गए, षट दर्शन हो गए, महाकाव्य हो गए, पुराण हो गए, स्मृति हो गए। ठीक है, देखिए जैसे रामायण हो गए हमारे महाकाव्य। अब अगर आपको रामायण समझनी है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं रामायण, जो टेल्स वालों की है ना। और अगर आपको रील्स के माध्यम से देखनी है तो हमारा एक चैनल टेल्स ऑफ धर्मा फन के नाम से इंस्टाग्राम पर है। आप यहाँ पर डेली हम 2 या 3 रील्स डालते हैं रामायण की पार्ट्स में डिवाइड करके, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया। ये आपका थोड़ा सा याद करने वाला, ये जो फैक्चुअल नॉलेज होगा ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आप एक बार देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी समय समय पर। चलिए अब हम थोड़ा सा विदेशी विवरण, मैंने आपको बताया यात्री और राजदूतों का यात्रा वृत्तांत। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डीपली डीपली तो नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास को जानने में उन विदेशी यात्रियों का बड़ा योगदान है जो व्यापार, शिक्षा और धर्म की तलाश में यहां पर आए। उन्हें मुख्य रूप से 3 समूहों में बांटा जाता है। नंबर 1, यूनानी लेखक। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मेगास्थनीज है, जिनकी बुक इंडिका, ये पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, मैं आपको बुक्स के नाम बताऊंगा, ठीक है, रचना और रचनाकार बताऊंगा, वो आप लिखते रहना। ओके, मैं आपको यहाँ पे बोल दूंगा इस स्लाइड के बाद। ओके, फिर मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है इंडिका से। ओके, इसके अलावा टॉमली, प्लिनी के लेखों से प्राचीन व्यापार का पता चलता है, यूनानी लेखक से पता चल गया। ओके, फिर चीनी यात्री में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए फाहियान गुप्त काल में आए थे जो, और हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे, कि विवरण तत्कालीन समाज और धर्म पर गहरा प्रकाश डालते हैं। अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये हिस्ट्री की एक समझ बैठ जाएगी कि हिस्ट्री क्या है, कैसे है, क्यों है, तो तब आपको ये पता चल जाएगा। ओके, थर्ड पे आते हैं हम, अरबी। अरबी लेखक मध्यकाल में अलबरूनी की किताब कौन सी है? किताब उल हिंद। ठीक है, ये याद रखना आप, मैं आपको मेन मेन लिख के लाया हूं आपके लिए। इन तबूबा रेहला जैसे विद्वानों ने भारत की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, तीनों ने अलग अलग किया है। देखिए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा। देखिए, इंडिका में क्या बात है? मौर्य काल के प्रशासन की। ठीक है, पता चलिए आपको, इसमें प्रशासन की बात हुई है। टॉमली और प्लेनी के लेखों से हमें प्राचीन व्यापार का पता चला है। फायान से हमें पता चला है गुप्त काल का। हेन सांग से पता चला है हर्षवर्धन के काल का। ठीक है, जिसमें धर्म पे उन्होंने प्रकाश डाला है, समाज पे प्रकाश डाला है। आप कनेक्ट कर पा रहे हो किसने किस बुक पे डाला है, मैंने क्यों लिखा है ये इतना सही, वरना मेरे पास तो पूरी लिस्ट है ना। फिर अरबी में अलबरूनी, इन तबूबा ने किस पे बात करी है? सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए अब मैं आपके लिए थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ रचना और रचनाकार, जो कभी कभी पूछ लेता है।
ठीक है। वैसे आगे आएगा जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, तब ये सब दोबारा रिपीट होंगे, बट मैं आपको फिर भी अभी ऊपर ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखते रहना। नंबर 1 पे लिखना आप पृथ्वीराज रासो, रचना का नाम है ये, और इसके रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आएंगे हमारे राज तरंगिणी, किसने लिखी है ये? कलहण ने लिखी है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आएंगे हम रामचरित पर, किसने लिखी है? संध्याकर नंदी ने लिखी है। ठीक है। फोर्थ पर आएंगे हम हर्ष चरित पर, किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। फिर फोर्थ पे आएंगे हम नीतिसार, किसने लिखी है? कामंदक ने लिखी है। ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी है? ये आप सभी को पता है, कौटिल्य की है। ठीक है। फिर मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। ओके। और आप एक लिख लीजिए मृच कटिकम, किसकी है? ये शूद्रक की है। ठीक है, अभी आप यही लिखें। और जैसे कि आप कहेंगे आगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तब मैं आपके लिए ये पूरा उसमें लिख दूंगा, पीपीटी में। ओके, चलिए अब आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक रिकैप भी तो देना है आपको। विदेशी विवरण जान लिया हमने, हमने साहित्य के स्रोत जान लिए कि कौन क्या क्या है, कहाँ से आया है, ये हमने बता दिए हैं आपको। ये सब आपने पढ़ ही लिया, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये सब आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप एक बार हमारी वीडियोस देखें पुरानी। अगर आपको तब भी क्लियर नहीं हो रहा, तब आप मुझे कमेंट करके बताइए सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है। और अगर टाइम हमारे पास बचा, क्योंकि हमें फोटोज भी हैं, फोटोज भी अच्छे से देखनी है, तो या तो हम दो दो कर लेंगे कि कल हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम कल हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।